जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक सैनिक के प्रथम प्रयासों को सफल बनाएंगे। अभी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोपीय कंपनियों के आगमन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नोट किया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका आने का क्रम भी लिख दिया है PDADF, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। जबकि इनके कंपनी स्थापना का क्रम डच पहले आए थे, लेकिन इनकी कंपनी स्थापित अंग्रेजों के बाद हुई थी। यहाँ मैंने लिखा है 1600 में अंग्रेज, 1602 में डच कंपनी स्थापित हुई थी। इसके पहले के इतिहास को थोड़ा देखते हैं कि पहले भी भारत के साथ यूरोप का व्यापार होता था, लेकिन यूनान के साथ, प्राचीन समय में यूनान के साथ भारत का व्यापार होता था, और मध्यकाल में कई मार्गों से भारत के साथ व्यापार होता था, जिसमें मुख्य मार्ग को देखते हैं। यहां से फिर भारत से चलते थे व्यापारी और फारस की खाड़ी, यहां मैंने एफ लिखा है, फारस की खाड़ी होते हुए जल मार्ग द्वारा, फिर यहां से इराक और तुर्की स्थल मार्ग द्वारा, और फिर वेनिस और जेनेवा को व्यापार होता था। और दूसरा मार्ग जो था लाल सागर होते हुए फिर मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग, और फिर यहां से जल मार्ग द्वारा वेनिस और जेनेवा को जाते थे। तीसरा मार्ग जो कम प्रचलित था, भारत के उत्तर पश्चिम दरों से होकर मध्य एशिया रूस क्रॉस करते हुए फिर बाल्टिक सागर को क्रॉस करके यूरोप के साथ व्यापार होता था। और जो अधिकार थे एशिया के व्यापार पर, अधिकांशतः अरबों का अधिकार था, जबकि यूरोप और ये भूमध्य सागर पर इतालवियों का अधिकार हुआ करता था। इतालवियों का अधिकार हुआ करता था। अब ये जो व्यापार होते थे भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ, एक गरम मसालों के लिए ही विख्यात था। गरम मसालों के लिए यूरोप में विख्यात था, जो कि बहुत महंगे दर पर बिकते थे। यहाँ पे ठंडी के दिनों में कच्चे गोश्त पर नमक और काली मिर्च डाल करके ये लोग जीवित रहते थे। एक घटना यहाँ पे मैंने नोट किया, कुस्तुनतुनिया, जो कि 1453 में हुई थी। यहाँ पर तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जो कि यूरोप और भारत के बीच व्यापार की कड़ी हुआ करता था, इस पर कब्जा कर लिया तुर्कों ने। कब्जा करने के बाद यहां से इटली को, पूरे यूरोप को व्यापार करने से मना कर दिए। बोले कि आप पूर्वी देशों के साथ इधर से व्यापार नहीं करोगे। प्लस यहां पर जितने भी विद्वान टाइप के लोग रह रहे थे, जो कि ईसाई थे, उन्हें यहां से भागने पर मजबूर कर दिए, जो कि आकर के इटली में शरण लिए, और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। जबकि ये जो स्पेन और पुर्तगाल, ये मैंने लिखा है स्पेन पी से पुर्तगाल, ये यूरोप के पश्चिम नवीन राष्ट्र थे, ये व्यापारिक अधिकार से वंचित हो जाते थे। क्योंकि यहां पर तो वेनिस और जेनेवा प्लस एशिया में अरब वासियों का, इनका व्यापारिक अधिकार था। अब इनसे के व्यापारिक अधिकार को तोड़कर, प्लस तुर्क जो थे झगड़ालू टाइप के लोग थे, इनसे भी बिना झगड़ा किए हुए ये एक सुरक्षित मार्ग से व्यापार करना चाहते थे। और इसी में जो आपका यहाँ पे इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, इसके कारण कुतुबनुमा दिशा सूचक का आविष्कार हुआ। उसके बाद अच्छी जहाजों का आविष्कार हुआ, और पुर्तगाल के एक राजा थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इनके सतत प्रयासों से व्यापारिक खोज आसान हुआ। इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ नाविकों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोल रखा था, जहां पे नाविकों को प्रशिक्षित किया जाता था, और यहाँ पर कुछ विद्वान, वैज्ञानिक टाइप, कलाकार टाइप के लोग भी रहते थे, जो कि इनके आर्थिक सहायता, हेनरी द नेविगेटर के आर्थिक सहायता से एक अच्छी जहाज का निर्माण करना चाह रहे थे। एक अच्छे जहाज, मजबूत जहाजों का निर्माण कर रहे थे, जिससे कि पूर्वी देशों के साथ सुरक्षित व्यापार किया जा सके। इन्होंने क्या किया, अपने यहां से प्रोत्साहित किया। अब और भी नाविकों को हेनरी द नेविगेटर प्रोत्साहित किए, जिसमें एक थे बार्थोलोमियोस।
1487 ईस्वी में ये भारत के व्यापार के लिए निकले और हेनरी द नेविगेटर जो कि कई बार समुद्र तट का, अफ्रीकी समुद्र तट का यात्रा किए थे, इन्हीं के यात्राओं का अनुसरण करते हुए उत्तमाशा तक पहुंचे और यहाँ पे एक तूफानी समुद्री हवा का इन्हें सामना करना पड़ा, जिसे ये उत्तमाशा अंतरिक्ष को तूफानी अंतरिक्ष बोले। उसके बाद एक स्पेन के नाविक थे कोलंबस, जिनका नाम था कोलंबस। ये भारत की खोज में 1492 में निकले और ये दिशा भूलने के कारण अमेरिका को खोज डाला, जिसे इन्होंने नई दुनिया की संज्ञा दी, उसे ये नई दुनिया बोले। इसके बाद फिर पुर्तगाल के एक नाविक थे वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, जो कि भारत की खोज किए। ये 17 मई 1498 को चले थे और बार्थोलोमेडियास के यात्रा का अनुसरण करते हुए उत्तमाशा तक आए और यहां से फिर इन्हें एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद, जिसे अब्दुल मनीद भी कई लोग बोलते हैं, अब्दुल मजीद के सहायता से ये कालीकट बंदरगाह तक पहुंचे। कालीकट बंदरगाह तक ऐसे गए कालीकट बंदरगाह और यहाँ पे जो अरबी लोग रह रहे थे इनके साथ द्वेष की भावना रख रहे थे, जबकि कालीकट का हिंदू राजा, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, इनका स्वागत किया और मसाले ले जाने का आदेश दिए। मसाले लाने के बाद वास्को डिगामा को पूरा खर्च आने जाने का काटने के बाद भी इन्हें 60 गुना लाभ हुआ और इस तरह से पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन, ये पूरे यूरोप के लिए एक व्यापारिक केंद्र बन गया और यहाँ का एक शासक था मैनुअल वन। ये अपने को वाणिज्य प्रधान कहने लगा। वास्को डिगामा के बाद 1500 में एक और दूसरा दल चला था पेड्रो अल्फ्रेस केब्रल के नेतृत्व में। पेड्रो अल्फ्रेस केब्रल के नेतृत्व में चला और ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर यहाँ पर एक अरबी जहाज को पकड़ के जमोरिन को उपहार स्वरूप दिया। 1502 में फिर वास्को डिगामा चले। अब 1502 में दोबारा वास्को डिगामा यात्रा पर आए और इसके बाद से 1503 ईस्वी में देखिए लगातार आप लोग को याद भी होते जा रहा है कि कब कौन चला था। 1503 में इन्होंने कोचीन को एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। एक व्यापारिक कोठी माने पहला व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित किया गया था? पुर्तगीजों के द्वारा कोचीन में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 1505 में दूसरी व्यापारिक कोठी कन्नूर में स्थापित की गई। कन्नूर, ये जो कि कालीकट के उत्तर में है, कन्नूर। और इसी वर्ष 1502 में ही, सॉरी कन्नूर में 1505 में, 1503 में हुआ था, 1505 में इसी वर्ष एक पुर्तगीज वायसराय बना करके भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यहां पे देखिए मैंने लिखा है, लिख दे रहा हूं नीचे ही, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। जो कि 1505 से लेकर के और 9 तक रहे। इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शांत जल की नीति किस कौन सा वायसराय अपनाया था? शांत जल की नीति जो पुर्तगीज गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि आप एक ऐसे किले का आविष्कार करिए या दुर्ग का आविष्कार करिए जिसका लक्ष्य व्यापार हो, शांतिपूर्वक व्यापार हो। तो इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई। इसके बाद 1508 ईस्वी में ये चोल के समीप, कहा? चोल के समीप, 1508 में चोल के समीप संयुक्त नौसैनिक बेड़ा था, मुस्लिम संयुक्त नौसैनिक बेड़ा, जिसमें कौन कौन था? गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्क, गुजरात मिस्र प्लस तुर्क, इनके साथ चोल के समीप में युद्ध हुई, जिसमें यह पराजित हुआ और इसका पुत्र मारा गया। इसके बाद 1509 में जाते जाते ये इस संयुक्त
मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। अब अगले गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये रहे 1509 से लेकर के 15 तक, और इन्हें ही पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक इन्हें बोला जाता था। इन्होंने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया, यानी मुख्यालय। कोचीन को अपना मुख्यालय। कोचीन को राजधानी मुख्यालय ये खुद यही बनाए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इन्हें पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसको देख लेते हैं। 1510 में गोवा को जीता। किससे? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान। बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। उसके बाद 1511 में जो दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी हुआ करती थी मलक्का पर अधिकार कर लिया। और 1515 में फारस की खाड़ी का मुख्य द्वार था हरमुज पर अधिकार कर लिए। प्लस इन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले ये प्रथम पुर्तगीज वायसराय थे। उसके बाद अपने देश के लोगों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह से देखिए, गोवा, हरमुज, मलक्का, एक तरह से हिंद महासागर पे पूरा ही इन्होंने अधिकार कर लिया। और जो 16वीं सदी थी, ये एक तरह से 16वीं सदी हिंद महासागर 16वीं सदी में पुर्तगीज सागर के रूप में जाना जाने लगा। इन्हीं सब कारणों से इन्हें पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो थे निन्हो डी कुन्हा, इनके बारे में देखते हैं। निन्हो डी कुन्हा जो कि 1529 से लेकर के 38 तक रहे, और 1530 में ये सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। इस तरह से गोवा जो है औपचारिक राजधानी बन गया। गोवा औपचारिक राजधानी बन गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अभी तक पढ़े, इसका एक छोटा सा ट्रिक है। जब सबका पहला अक्षर मैं लिया हूं, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, इससे पूरा पुर्तगालियों के बारे में क्लियर हो जाएगा। हेनरी वार्थो वास पेड्रो का फैन, इसी के बारे में पढ़ाया हूं। हेनरी जो राजा थे, हेनरी द नेविगेटर। वार्थोलोमेडियास जो आए थे, वार्थोलोमेड 1487 में, वास्को डी गामा 1500 में आए। फिर पेड्रो आए, ठीक है, पेड्रो अल्फ्रेड केब्रल 1500 में आए थे। 1498 में वास्को डी गामा इसका कोचीन में राजधानी बनाई गई। फैन एप से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और निन्हो डी कुन्हा, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से अब डचों के बारे में हम लोग देखते हैं। डच ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी थे, जो कि 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन
हाउटमैन के नेतृत्व में पहला दल पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए चला था और यह इंडोनेशिया क्षेत्र में पहुंचा था, सुमात्रा के पास। वहां पर फिर वांटम के राजा से संधि करने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद 1602 में टोटल डच, जितनी भी डच कंपनियां थी, पूरी डच कंपनियों को मिला करके एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड कंपनी का स्थापना किया गया, जिसका मूल नाम था VOC, ओरिगन और कंपेनी, ये था इसका मूल नाम। इसके बाद 1759 में सबसे इंपॉर्टेंट है ये निनोडिकुना से बेडरा का युद्ध जो कि बंगाल में पड़ता है, अंग्रेज और डचों के बीच में लड़ा गया। और डच इसमें बुरी तरह से पराजित हुए और एक तरह से भारत के व्यापार से इनका पांव उखड़ गया। डचों का ही देन था कि भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। तो ये रहा डच भी, पुर्तगाल भी पढ़ लिया, डच पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।